हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता के। आज पेपर 1 का मॉडल टेस्ट पेपर को देखेंगे, जिसमें 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी करता है। मतलब मैक्सिमम आपका 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आज हम लोग एकदम आसान मॉडल टेस्ट पेपर को देखेंगे। आप अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि हम कितना अभी तक तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 1 वीक के बाद आपका स्टार्ट होने वाला है 22 जून से। इसलिए अपने आप को मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर लें। इस मॉडल टेस्ट पेपर में आसान क्वेश्चनों का सेट बनाया गया, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो और एग्जाम के लिए आप अपने आप को और बेहतर महसूस कर सके। टेस्ट पेपर में यूनिट वाइज क्वेश्चंस को सेट किया है, बाइफर्केशन आपको पता चल सके कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। स्वाभाविक है कि आपके 10 यूनिट से 10 यूनिट में 5-5 क्वेश्चंस सब में डिवाइड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन होंगे। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिससे 5 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, 2 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, 7 क्वेश्चन तक देखे गए, 8 क्वेश्चन तक भी देखे गए हैं। कुछ यूनिट्स वैसे होते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। पहला क्वेश्चन कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज ए पासिंग एग्जामिनेशन, दूसरा प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग, तीसरा बोलता है मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड डी कंप्लीटिंग सिलेबस। तो आंसर जो होगा वो प्रमोटिंग द मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब बी आंसर इसका सही आंसर है। मतलब टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रमोटिंग द मीनिंगफुल लर्निंग। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच टीचिंग मेथड इज लर्नर सेंट्रेड। लर्नर सेंट्रेड के लिए टीचिंग मेथड कौन सा होता है? पहला लेक्चर मेथड, दूसरा डिस्कशन मेथड, तीसरा डिक्टेशन मेथड और चौथा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन ओनली। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, डिस्कशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एसोसिएटेड विथ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किससे एसोसिएटेड है? ए पर्सनालिटी, बी लर्न ऑब्जेक्टिव, सी इंटेलिजेंस, डी आपका मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला अट्रैक्टिव क्लासरूम, सब्जेक्ट नॉलेज, सी इज कम्युनिकेशन स्किल, डी स्ट्रिक्टनेस। कम्युनिकेशन स्किल जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहा तो आप अपनी बातों को स्टूडेंट तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। दैट मीन्स कि सही आंसर सी होगा। पांचवा क्वेश्चन इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प टू। ए बोलता है पनिश स्टूडेंट, बी बोलता है मेजर द लर्निंग आउटकम, सी बोलता है रिड्यूस सिलेबस और डी बोलता है इंक्रीज होमवर्क। तो सही आंसर जो होगा मेजर द लर्निंग आउटकम, यही आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है इवेल्युएशन के लिए। सेकेंड यूनिट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसमें क्वेश्चन 6 रिसर्च इज, रिसर्च क्या होता है? तो बोलता है गेस वर्क, वर्क को गेस करता है। दूसरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, सी बोलता है कैजुअल ऑब्जर्वेशन है और डी बोलता है टीचिंग मेथड है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 विच रिसर्च एम इज सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कौन सी रिसर्च का एम होता है? ए बेसिक रिसर्च, बी फंडामेंटल रिसर्च, सी अप्लाइड रिसर्च, डी हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च का मोटिव जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ए हाइपोथेसिस शुड बी। एक हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? ए कॉम्प्लेक्स, बी टेस्टेबल, सी इमोशनल एंड डी इज द लेंदी। तो आपका कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, टेस्ट किया जा सके, इमोशनल से नहीं चलेगा काम, लेंदी भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि सही आंसर बी होगा। आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस को बिना आंसर देखे हुए कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पूरे पॉपुलेशन के साथ जो डेटा हम कलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट सैम्पलिंग, दूसरा सेंसस, तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन एंड चौथा आपका एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सेंसस होगा। सेंसस इज ए इंटायर पॉपुलेशन
फ्रॉम द डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्टिंग के लिए जो इंटायर पॉपुलेशन होता है उसे हम लोग सेंसस कहते हैं। सैम्पलिंग मतलब हो गया कि हम जो चूज कर लिए तो उसको हम लोग सैम्पलिंग कहेंगे, लेकिन अगर पूरा डाटा हमारे पास है तो उसे सेंसस कहा जाता है। तो सही आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेगरिज्म मीन्स ए प्रॉपर साइटेशन, बी कॉपी अदर वर्क विदाउट क्रेडिट, डेटा एनालिसिस एंड डी इज हाइपोथेसिस टेस्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्ट तो है नहीं, डेटा एनालिसिस भी नहीं है, इसका सही आंसर बी होगा। यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन से आपका जिसमें से एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है। इसमें छोटा कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है और इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर में। कहता है एजुकेशन डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल एबिलिटी। एजुकेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल और मोरल एबिलिटी को डेवलप करता है ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में। मॉडर्न एजुकेशन जो फोकस करता है क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। टेक्नोलॉजी हैज मेड एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी टू लर्नर अक्रॉस द वर्ल्ड। इस कॉम्प्रिहेंशन से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, कि मॉडर्न एजुकेशन मेनली फोकस ऑन, मॉडर्न एजुकेशन किस पे मेनली फोकस करता है, तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो सही आंसर आपका होगा क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हेल्प अस, हमको किस तरह से मदद करता है। तो ए बोलता है लिमिटिंग इन्फॉर्मेशन, बी बोलता है इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी, सी बोलता है रिड्यूसिंग कम्युनिकेशंस, डी बोलता है इलिमिनेटिंग द टीचर्स। तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, एजुकेशन डेवलप फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली, बी आपका मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सी आपका फाइनेंशियल पावर ओनली, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इसका सही आंसर बी होगा मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। थर्ड यूनिट जो हमारा है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 14 है, जो कि कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव व्हेन मैसेज इज अंडरस्टूड, जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। सेंडर स्पीक लाउडली, अगर सेंडर जोर से बोलता है। फीडबैक इज एब्सेंट, फीडबैक का अनुपस्थिति हो। डी आपका है रिसीवर रिमेन्स साइलेंट, जो रिसीवर है उसको आसानी से या अच्छे से समझ ले जो मैसेज सेंडर भेज रहा है। तो सही आंसर आपका ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू दी कम्युनिकेशन। हम अपने क्लास में भी कवर किए हैं कि बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं हो। पहला फीडबैक, दूसरा बोलता है नॉइज, तीसरा बोलता है लिसनिंग, चौथा बोलता है इंट्रैक्शन। तो सही इसका आंसर होगा नॉइज, हल्ला, शोरगुल, यही इसका मेन बैरियर है। 16 क्वेश्चन में कहता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस होता है वो क्या इंक्लूड करता है। पहला स्पीच, दूसरा राइटिंग, तीसरा फेशियल एक्सप्रेशन, चौथा बोलता है डिस्कशन। तो इसमें जो नॉन वर्बल होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन, सी। इसमें तो आप देखिए स्पीच में आपको वर्बल की आवश्यकता पड़ता है, राइटिंग में भी वर्बल की आवश्यकता पड़ता है, डिस्कशन में भी वर्बल की आवश्यकता पड़ता है। तो फेस एक्सप्रेशन जो हमारा होता है, गेस्चर जो होता है, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। पहला बोलता है रिसीवर, दूसरा बोलता है मीडियम ऑफ मैसेज ट्रांसफर, फीडबैक एंड नॉइज। तो बी इसका सही आंसर होगा कि मीडियम, किस मीडियम से आप कम्युनिकेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। चैनल मतलब होगा कि किस माध्यम से आप मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। 5th यूनिट है वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 15 देन द सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो इसका सम हमको पता करना है। तो एवरेज इसका कितना दिया हुआ है आपका 10, नंबर कितना दिया हुआ है आपका 15। तो 10 और 15 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 होगा, मतलब सी नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 20% ऑफ नंबर इज 40, मतलब 40 जो है वो 20% है, देन द नंबर इज 0.2x इक्वल टू 40। नंबर जो है इस फॉर्मूला के आधार पर निकालना है। तो x जो है वो x को यहीं रहने दीजिए और आप 40 देखो 40 डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ 0.2 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका पॉइंट हट जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, 20 को 10 से गुना करेंगे, दैट मीन्स कि सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज 2, 4, 8, 6
देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 को डबल कर दिया तो 4 हो गया, 4 को डबल कर दिया तो 8 हो गया, 8 को डबल कर दिया तो 16 हो गया, तो 16 को डबल करेंगे तो 32 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए ट्रेन ट्रैवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर ये कवर करता है। इट्स स्पीड, स्पीड क्या होगा इसका, तो स्पीड निकालने के लिए 120 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स कि 60 किलोमीटर पर आवर। सी आपका सही आंसर होगा। छठा यूनिट आपका लॉजिकल रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल रोज आर फ्लावर्स, some flowers fade quickly, therefore all rose fade quickly, some flowers fade quickly, no flower fade quickly, some rose are not flowers। तो इसका सही आंसर होगा some flowers fade quickly। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द ऑड ऑन आउट। पेन पेंसिल नोटबुक आपके स्टडी से रिलेटेड है, मतलब ये सभी स्टडी इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन चेयर आपका स्टडी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है, दैट मीन्स कि ये अलग है, ऑड हो गया, इसे हटा देना होगा, मतलब सही आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे पूछा गया है। स्टेटमेंट, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड। कंक्लूजन कहता है सम एजुकेटेड पर्सन आर टीचर्स। ए ट्रू, बी फॉल्स, सी अनसर्टेन एंड डी इज नन। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड एंड सम एजुकेटेड पर्सन्स आर टीचर। तो आपका कुछ जो एजुकेटेड है वो टीचर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच प्रीपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट बोथ सब्जेक्ट एंड प्रीडिक्ट। ए प्रीपोजिशन, बी ई प्रीपोजिशन, सी आई प्रीपोजिशन, डी ओ प्रीपोजिशन। तो इसका सही आंसर होगा बी ई प्रीपोजिशन। सातवां जो हमारा यूनिट है वो है आपका डीआई। डीआई से भी क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है स्टडी द टेबल केयरफुली। केयरफुली आपको टेबल को स्टडी करना है। बीए में आपका 120 स्टूडेंट है, बीएससी में 100 स्टूडेंट है, बीकॉम में 80 स्टूडेंट है, बीबीए में आपका 150 स्टूडेंट है। तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच कोर्स हैज मैक्सिमम स्टूडेंट, किस कोर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट है। तो बीबीए में आपका मैक्सिमम स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट हैं। तो इसका सही आंसर आपका बीबीए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का टोटल नंबर कितना है। अगर आप इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आ जाएगा, मतलब 120, 80, 200, 201, 300, 300, 3, 4, 450 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। तो सही आंसर डी होगा 450। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंट बिटवीन द बीए एंड बीकॉम स्टूडेंट। बीए और बीकॉम स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसको हम लोग देखेंगे डेटा में। बीए में आपका 120 है और बीकॉम में आपका 80 है, मतलब 40 स्टूडेंट का आपका डिफरेंस है दोनों ही स्ट्रीम में। तो इसका सही आंसर सी होगा 40। ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर जो है वो बी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस यूनिट नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 31, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। बाइट होता है, निबल होता है, बिट होता है, डिजिट होता है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो बिट होगा। जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो बिट होता है। बिट के बाद निबल होता है, निबल के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद डिजिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, WWW स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वेब वर्ल्ड वाइड, सी आपका हो गया वर्ल्ड वेब विंडो, डी हो गया वाइड वर्ल्ड वेब। मतलब नाम थोड़ा चेंज किया गया, वर्ड्स को इधर उधर किया गया, तो यहीं पे बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। ए MS वर्ड, बी एक्सेल, सी विंडो एंड डी इज ए पावर पॉइंट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए विंडो। ए बी और सी जो है वो MS ऑफिस है, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडो जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब जो सिस्टम को चलाता है, जो सिस्टम के पूरी तरह से मॉनिटरिंग करता है, उसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यूनिट जो है वो पीपल एंड एनवायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, डिफोरेस्टेशन मेनली काउज। ए इज ए सोइल इरोजन, बी इज ए इंक्रीज इन फॉरेस्ट, सी इज ए लेस पॉल्यूशन, डी इज ए मोर वाइल्ड लाइफ। तो सही आंसर आपका ए होगा, सॉइल इरोजन के चलते डिफोरेस्टेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली काउज बाय। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सही आंसर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? पहला वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो सही आंसर ए होगा वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। अलग अलग जीव को हम लोग बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 37 में बोलता है ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड अर्थ फ्रॉम ए रेनफॉल से, बी अल्ट्रावायलेट रे से, सी हीट वेव से, डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। अल्ट्रावायलेट रे से, मतलब बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यूनिट जो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है। हायर एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे अगर आप लोग ध्यान दे दिए तो इससे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, आप आराम से इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यूजीसी स्टैंड, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका सही आंसर होता है। थोड़ा थोड़ा बदल करके आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने का काम यूजीसी करती है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनईपी 2020 इम्फेसाइज, किस पे इम्फेसाइज कर रहा है? पहला ए जो बोलता है सिंगल डिसिप्लिन एजुकेशन, तो बी बोलता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, सी बोलता है ट्रेडिशनल लर्निंग ओनली एंड डी बोलता है फॉरेन एजुकेशन ओनली। तो ये तो है नहीं और ट्रेडिशनल में भी नहीं है, आपका सिंगल डिसिप्लिन में नहीं है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में इनका फोकस है एनईपी 2020 का। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है नैक इज रिलेटेड, नैक किससे रिलेटेड है? पहला बोलता है एक्रेडिशन एंड असेसमेंट, दूसरा बोलता है बैंकिंग सिस्टम, तीसरा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, चौथा आपका स्पेस रिसर्च। तो इसका सही आंसर ए होगा एक्रेडिशन एंड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 द फुल फॉर्म ऑफ मूक, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यही इसका सही आंसर है। एम का वर्ड बदल दिया गया है जिससे आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप अगर सही से पढ़ लिए हैं या रिवीजन करके आए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही आंसर इसका ए होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो दो चैप्टर को मिला करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 एजेंडा सेटिंग थ्योरी सजेस्ट मीडिया टेल्स द पीपल्स ए व्हाट टू थिंक, बी व्हाट टू थिंक अबाउट, सी हाउ टू थिंक, डी व्हेन टू थिंक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी होगा व्हाट टू थिंक अबाउट। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर टू, नॉइज कम्युनिकेशन में क्या रेफर करता है? इफेक्टिव स्पीकिंग, बैरियर इन कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड रिसीवर। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका ऊपर में भी पूछा गया था, इसका आंसर कहीं ना कहीं आगे पीछे छुपा होगा। तो अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक का क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड कभी कभी मिल सकता है। तो इसका सही आंसर भी होगा कि नॉइज जो है इन कम्युनिकेशन एक बैरियर के रूप में काम करता है। अब हम लोग लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। 2, 6, 12, 20। तो इसमें क्या है देखिए, आप इन दोनों के बीच में निकालिएगा तो 4 आएगा, इन दोनों के बीच में निकालिएगा तो 6 आएगा, इन दोनों के बीच में निकालिएगा तो 8 आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ अब 10 को ऐड करेंगे, मतलब ये 30 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 इफ साउथ को कोड किया गया TPVUI देन नॉर्थ को क्या कोड करेंगे? तो देखिए यहाँ S के बाद T आया, O के बाद जस्ट P आया, U के बाद जस्ट V आया, मतलब जस्ट बाद वाले को लेना है। तो N के बाद जस्ट क्या आएगा O के बाद जस्ट क्या आएगा P, R के बाद जस्ट क्या आएगा S, U और H के बाद I। दैट मीन्स कि इसका सही जो आंसर होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ए ट्रू विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड। अगर कोई स्टेटमेंट को विदाउट प्रूफ किए अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ए थ्योरी, बी हाइपोथेसिस, सी एक्सियोम एंड डी इज ए लॉ। तो इसका सही आंसर जो होगा एक्सियोम होगा, मतलब स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिए एकदम ट्रू विदाउट किसी तरह का टेस्ट किए हुए, विदाउट प्रूफ किए हुए हम उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग एक्सियोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 47 में बोलता है कि एवरेज ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो इसका एवरेज निकालना है, तो इन सभी को जोड़ देंगे और जितना नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 और 10 हो गया 15, 15, 15, 30, 30, 20 आपका 50, 50 और
25 75 75 को 5 से डिवाइड करोगे मतलब 25। इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर क्या मेजर करता है? ए सेंट्रल टेंडेंसी, बी डिस्पर्सन, सी कोरिलेशन एंड डी इज रिग्रेशन। इसका सही आंसर बी होगा, डिस्पर्सन को मेजर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। करंट एजुकेशन पॉलिसी से भी कुछ रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी अमेंडमेंट आता है एजुकेशन से तो वो भी आपका सिलेबस के दायरे में आ जाता है। जैसे एनईपी पे भी क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और भी बहुत रिलेवेंट टॉपिक है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशंस में किसी तरह का अमेंडमेंट आया तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस आर टारगेटेड बाय, कब तक टारगेट किया गया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, 2035। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा 50 है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाई टू द चिल्ड्रेन बिटवीन, किस बच्चे के अंतर्गत ये अप्लाई होता है? कौन सा एजुकेशन का एज होता है जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाई होता है? तो इसका सही आंसर आपका होगा बी, 6 साल से 14 साल के बीच के बच्चों के ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाई होता है। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चंस को देखे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन सभी को इस मॉडल टेस्ट में रखा गया है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को रेगुलरली करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।